और अब बारी यूपी की। जी हाँ, यूपी में अब क्या ओबीसी बीजेपी का उद्धार करेंगे? क्योंकि हिंदुत्व करने वाली पार्टी, हिंदुत्व का नारा जपने वाली पार्टी बीजेपी अब ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। वो केशव प्रसाद मौर्य जो 4 साल से कहीं न कहीं साइड में थे, अब उन्हें आगे लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब ओबीसी को साधेगी। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के ऊपर डिपेंड है, कहीं न कहीं अब बीजेपी उनको साधने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, यूपी के पंचायत चुनाव में जीत का झलक दिखा चुकी भारतीय जनता पार्टी मिशन 2022 को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कभी केवल सवर्णों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा जीत की निरंतरता को बनाए रखने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ही अपनी रणनीति में लगातार बदलाव करती दिखी है। इसी कड़ी में अब बीजेपी अब ओबीसी वोटों पर फोकस कर रही है और इन्हीं के बूते फिर से सत्ता में आने की कोशिश में है। कितना कामयाब होगा बीजेपी का ये फॉर्मूला, क्या सोचता है इस पर विपक्ष, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हाल के समय में बीजेपी ने खुद को पिछड़ों की पार्टी के रूप में पेश करने का हर संकेत दिया है और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह कहानी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी सपा बसपा की वोट बैंक माने जाने वाली पिछड़ी जातियों में पिछले काफी समय से भाजपा ने भी सेंधमारी शुरू कर दी है। साल 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी गैर यादव ओबीसी जातियों जैसे कुर्मी, कुशवाहा, लोध, जाट और कुछ अन्य छोटी जातियों को अपने वोट बैंक में जोड़ने में सफल रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ओबीसी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। पिछड़े समुदाय के प्रति भाजपा की रणनीति इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्य की लगभग 40% आबादी ओबीसी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 जुलाई को नई दिल्ली में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। माना जा रहा है इस बैठक में यूपी में ओबीसी के बीच पैर जमाने का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है। ओबीसी समुदाय पर भाजपा की पकड़ कमजोर न हो जाए, इसलिए पार्टी अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट के लक्ष्मण ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री बनाए हैं और इसने समुदाय को विश्वास दिलाया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हम आगामी विधानसभा चुनावों सहित कई चीजों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा ओबीसी मोर्चा चुनाव वाले राज्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं यूपी भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट नरेंद्र कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ओबीसी के बीच पहली पसंद रही है। इस बार हमारी रणनीति केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकारों द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करने के लिए संगठनात्मक पहुंच के माध्यम से ओबीसी के बीच और बैठ बनाने की है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा का ज्यादातर ध्यान गैर यादव ओबीसी पर है, जो राज्य की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। अलग अलग इन जातियों की संख्या कम है मगर साथ में इनका आकार बड़ा हो जाता है। हालांकि यूपी में बीजेपी के लिए एकमात्र समस्या जाट है, जिसका एक वर्ग कृषि कानूनों को लेकर पार्टी से नाराज दिख रहा है। जाटों की आबादी 2% है मगर यूपी में विधानसभा की 55 सीटें ऐसी हैं जहां उनका दबदबा है। फिर भी नरेंद्र कश्यप ने दावा किया कि किसान संघ के साथ कुछ ही जाट हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे साथ हैं। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव ओबीसी जातियों के 148 उम्मीदवारों को टिकट दिया था और इससे पार्टी को लाभ हुआ। यूपी चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से यूपी से ओबीसी जातियों के नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, इसका असर भी आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी का उद्धार करेंगे ओबीसी? जी हाँ, अब ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है और ओबीसी गैर यादव वोटों की यदि बात करें तो कुर्मी समाज, मौर्य समाज ओबीसी गैर यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं और ऐसे में अब सवाल यही है कि अगर मौर्य समाज को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है तो केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा बीजेपी के पास है। वहीं बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बीजेपी में एक अहम स्थान है। वहीं बात करें तो लोधी वोटर्स पर नजर है बीजेपी की। ऐसे में बनवारी लाल वर्मा के जरिए लोधी वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। कुर्मी समुदाय की यदि बात करें तो कुर्मी समुदाय को साधने के लिए स्वतंत्र देव सिंह का एक बड़ा हाथ, एक बड़ा साथ बीजेपी के साथ है। और आज की बहस इसी पर करेंगे कि क्या यूपी में ओबीसी अब बीजेपी का उद्धार करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हिंदुत्व की पार्टी अब ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। चलिए, कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। सपा से पक्ष रखेंगे शशांक यादव जी हमारे साथ में, बीजेपी से पक्ष रखेंगे आरएल वर्मा जी और जसवंत सैनी जी हमारे साथ, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष जो कि बीजेपी से हैं।
आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अब मैं रुख करूंगी शशांक जी की और। शशांक जी, अब बीजेपी का फोकस फुल टू फोकस जो कि पहले हिंदुत्व पर था अभी भी है, लेकिन अब ओबीसी पर है। ओबीसी वोट्स को साधने की कोशिश कर रही है और सूत्रों का कहना है कि 23 जुलाई को बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। देखिए मैडम, ऐसा है कि ओबीसी तो ताकत रहा है भारतीय जनता पार्टी की। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो 2017 में सरकार गई थी कि एक बहुत बड़ा तबका हमारा भाजपा से जुड़ था और ओबीसी वोट हमको नहीं मिला था। लेकिन अब 2014 से जो ओबीसी के साथ जो एक तरीके से उसको चालाकी के साथ जोड़ा गया था, वो चीजें एक्सपोज हो गई है। पहली चीज, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप बात करें तो जो अभी हाल में प्राइमरी टीचर्स रखे गए 7,000 ओबीसी का कोटा गया। उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीधे कहा कि नीट के एग्जाम में जो एमबीबीएस हो सकते थे 3 साल में, वो करीब 27 से 28,000 ओबीसी का कोटा मारा गया। करीब 9 से 9.5 लाख जो ओबीसी छात्र थे, उनकी जो शुल्क प्रतिपूर्ति थी वो खत्म की गई। अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हैक्टिक इसलिए हो रही है कि वो परेशान है बेचारी, क्योंकि हर आदमी एक्सपोज है। 27 ओबीसी के आप मिनिस्टर बना रहे हो, और मेरे को ये बताओ आप कि जब पूरी दुनिया में राम मंदिर का निर्माण एक भारत के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हुआ, उसके लिए ट्रस्ट बनता है। मरने वालों में तमाम ओबीसी होते हैं, लेकिन ट्रस्ट लायक कोई भी ओबीसी, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती जी हो, इन जैसे किसी भी नाम को कंसीडर नहीं किया जाता है। और उदाहरण दिया जाता है कि साहब इन लोगों पे केसेस थे, और उसके बाद ट्रस्ट में जो चीजें निकल के आती हैं, जो पूरी जनता में आज गांव-गांव, गली-गली में चर्चा का विषय है कि ट्रस्ट में जो जमीनें खरीदी जाती हैं उसमें कमीशन की शिकायतें आती हैं। तो मेरे ख्याल में अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी में पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। और मैं ग्राउंड की रियलिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो पढ़ा लिखा थोड़ा सा शिक्षित ओबीसी है उसको एक्सपोज, वो उसके सामने बीजेपी एक्सपोज है। और रिमेनिंग जनता, चूंकि धर्म भीरू होता है काफी बड़ी संख्या में ओबीसी का समाज, तो उसको जो एक तरीके से संवेदनाएं होती हैं, धार्मिक संवेदनाएं होते हैं उसमें, और आर्थिक मुद्दों के बीच के चयन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अव्यवस्था एक्सपोज हुई है, तो आज की तारीख में बीजेपी पूरी तरीके से ये मान के चल रही है कि उसका कार्यप्रणाली ओबीसी के सामने एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए वो ज्यादा प्रयास कर रही है। प्रवीण निषाद साहब को भी समय दे रही है, अनुप्रिया जी को भी समय दे रही है। वो तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो तो ये आपको तो फिर जी बताएं, पूछे। जी शशांक जी, आपके तमाम सवालों के जवाब मैं लूंगी। आरएल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। आरएल वर्मा जी, शशांक जी कह रहे हैं कि आप काफी परेशान हैं, बीजेपी काफी परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि ओबीसी की साइड से पूरी तरह से बीजेपी एक्सपोज हो गई है, तो कहीं न कहीं साधना तो बनता है। आरएल वर्मा जी जी कहिए। अभी हमारे जो भाई साहब ने बताया, हम लोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर जनता को साथ लेके चल रही है, ओबीसी को साथ लेके चल रही है, और अनुसूचित जाति को साथ लेकर चल रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी सरकारें बनी, केवल वोट ले लिया और उसके बाद फिर उन लोगों को बिल्कुल किनारे कर दिया। 5 साल उनसे कोई मतलब नहीं रहा। अभी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार लगातार जनता के बीच में है,
जनता की हर योजनाओं के लिए काम कर रही है, जनता के उत्थान के लिए काम कर रही है। अभी सर्वप्रथम जनधन योजना लागू किया, जहां पर लोगों के खाते नहीं खुलते थे, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, 2-2 गारंटर देने पड़ते थे। वहीं पर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने गांव-गांव में कैंप लगा करके सभी के जिनके खाते नहीं खुले हैं, तो ये शशांक जी की बातों का जवाब दीजिए ना अनिल जी। चलिए, विकास तो किया है, मैं भी मान लेती हूँ आपकी बात कि योगी जी ने और मोदी जी ने मिलकर विकास किया, लेकिन शशांक जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। इनका कहना है कि अब ओबीसी के सामने बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, इसीलिए साधने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बीजेपी जो है ओबीसी बीजेपी के साथ में है, क्योंकि विकास के नाम पे काम किया जा रहा है, विकास के नाम पे सबको जोड़ा जा रहा है, विकास की योजनाएं सबको दी जा रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है वो आयुष्मान भारत कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपया तक का फ्री में सबको इलाज मिलता है जिन लोगों के कार्ड बने हुए हैं। अभी सभी किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी आरएल वर्मा जी, ओबीसी के लिए क्या किया भाजपा ने, आप ये बता दीजिए, उसके बाद मैं जसवंत सैनी जी की ओर रुख कर रही हूँ। ये सारी योजनाएं हैं, इसमें ओबीसी के लिए भी है, अन्य वर्ग के लिए भी है। इसमें किसी का भेदभाव नहीं करती हमारी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी किसी में भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव कौन सी पार्टी करती है आरएल वर्मा जी? फिर जी, कौन सी पार्टी भेदभाव करती है अगर बीजेपी नहीं करती है तो? अरे अभी आप देख रहे होंगे इतने दिनों से, अभी धारा 370 35 जिसमें चलिए आरएल वर्मा जी, अब आप कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए भी विकास किया, देश की जनता के लिए विकास किया, तो शशांक जी इसका जवाब देंगे, लेकिन जसवंत सैनी जी की ओर रुख करूंगी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष हैं। जसवंत जी, आपने अभी शशांक जी की भी बात सुनी और आरएल वर्मा जी की भी बात सुनी, किनकी बातों से आप सहमत है? मैंने दोनों की बात सुनी है और आपने कहा मैं बीजेपी ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं बीजेपी में पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन हूँ, बीसी आयोग का चेयरमैन। भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेनिंग का है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जो पिछड़ी जातियों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित किया है उनके साथ। लेकिन जसवंत जी, ये शशांक जी तो कह रहे हैं कि ओबीसी के सामने अब बीजेपी एक्सपोज हो गई, ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने, और आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ओबीसी की सबसे पहली पसंद है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज विकास, अभी विकास हो रहा है, चारों तरफ सड़कों का निर्माण है, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, पेयजल की व्यवस्था करने का काम किया, गरीब लोगों को आवास देने का काम किया, हर घर के अंदर शौचालय निर्माण किया, तो उसमें पिछड़ों का भी योगदान है। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के समय में जो भर्तियां होती थी उसमें केवल जाति विशेष के लोग, एकाएक मैनपुरी के बाहर का कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता था। मेरे सहारनपुर के अंदर भर्ती हुई तो लगभग ओबीसी के नाम पर 70% कोटा केवल 2 बिरादरियों के लोग। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास के आधार पर नियुक्तियों के अंदर किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, सबको उसका न्याय मिलना, न्यायगत जो व्यवस्था है उसको सुचारू तो आप इस बात को मान रहे हैं कि ओबीसी के लिए बीजेपी ने ही किया है, जो भी किया है समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया? ओबीसी के लिए बीजेपी के अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं। चलिए, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है जसवंत जी, आपने जो वोट लिए थे 2017 में वो तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर लिए थे, लेकिन आपने कमान किसको सौंप दी? योगी जी को। ऐसा क्यों? ऐसा देखो, हमारी पार्टी में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, और केवल केशव प्रसाद मौर्य का सम्मान भी पार्टी में कम नहीं है। वो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है और सरकार में उनकी बहुत बड़ा उनका ओहदा है। दूसरी बात, ओबीसी वर्ग के हमारे बहुत सारे कैबिनेट के मिनिस्टर, अन्य राज्य मंत्री। जसवंत जी, ऐसा कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य 4 साल तक लूप लाइन में रहे और अब याद आ गई अचानक से जब चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही बीजेपी, तो केशव प्रसाद मौर्य को आगे तो लाना ही पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी का सम्मान कभी भारतीय जनता पार्टी में कम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है
चलिए भारतीय जनता शशांक जी से इसका जवाब लेते हैं। शशांक जी, आप तो कह रहे थे कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने, और ये तो कह रहे हैं कि जो भी किया वो बीजेपी ने किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र का भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने बनाया और उसने कंप्लेंट करी कि नीट के एग्जाम में धोखा हुआ है। 27,000। शशांक जी, आपकी आवाज शायद प्रॉपर नहीं आ पा रही है। आप थोड़ा सा अगर लाउड बोलेंगे तो मैं भी सुन पाऊंगी और दर्शक भी सुन पाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब कहिए। मैं कह रहा हूँ कि बड़ा पिछड़ा वर्ग आयोग मोदी सरकार ने बनाया था और पिछड़ा वर्ग आयोग कंप्लेंट कर रहा है कि ओबीसी को उसका ड्यू नहीं मिल रहा है। 27,000 लोग एमबीबीएस की एग्जाम में आ सकते थे, लेकिन आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए। दूसरी चीज, जरा इनके चीफ मिनिस्टर पे एक नजर डाल लीजिए। योगी जी हो, शर्मा जी हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, कितने ओबीसी है? ओबीसी को तो ये इस लायक भी नहीं समझते, ना तो ये ट्रस्ट में रखेंगे। जो मंदिर बना रहा है, जिसकी गोली खाने वाले 17 लोगों में से सारे के सारे ओबीसी थे, ना तो ये बेचारे जो ओबीसी इनको सामने लाने घूमते रहे बैकवर्ड लोग, ना ये मिनिस्टर कर पाएंगे। ये केवल केशव प्रसाद मौर्य जब अपनी टेम्पलेट लगाएंगे एनएक्सी में, तो वो टेम्पलेट उखाड़ के फेंक दी जाएगी। जब एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर की जगह पर पैराशूट से एक चीफ मिनिस्टर उतारा जाएगा, तो गंगा जल से जो है कि वो मुख्यमंत्री आवास धोया जाएगा और औकात याद दिलाई जाएगी कि ओबीसी जो है वो शूद्र है, और गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही तो सरकार में कूदेगी। तो आप मेरे को बताओ कि ओबीसी के लिए कौन सी चीज कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जिससे ये कहा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी के आने पर केवल भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के धार्मिक जो संवेदनाएं होती है, जो भावनाएं होती है, उनको कैश किया और आज की तारीख में जाति विक्रय का फायदा उठाने की कोशिश की है। बाकायदा प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी केवल जातों का ध्यान रखती है, बहुजन समाज पार्टी केवल त्योहारों का एक जाटव जाति का ध्यान रखती है, रिमेनिंग को एक जगह इकट्ठा करो, और इसमें ये कामयाब रहे। लेकिन आज की तारीख में कोरोना आने के बाद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। हमारे एक साथी ने अभी आयुष्मान कार्ड की बात की। मैं आपको आंकड़ों के साथ, मेरी आदत है मैं तथ्यों के साथ बोलता हूँ, पूरी चुनौती के साथ बोलता हूँ करके। शशांक जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ और शायद आरएल वर्मा जी भी नहीं सुन पा रहे हैं। आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। तब तक मैं आरएल वर्मा जी से की ओर रुख कर रही हूँ। आरएल वर्मा जी, शशांक जी का सीधे तौर पर आरोप है कि 27,000 स्टूडेंट एमबीबीएस के पात्र हो सकते थे। देखिए, ये सारे झूठे आरोप हैं। इन लोगों के पास सिवा झूठ के और कोई बचा नहीं है। और माननीय योगी और माननीय मोदी जी लगातार, मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि लगातार बैकवर्ड के लिए, अन्य जातियों के लिए, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक को खत्म किया। इसमें सभी लोग आते हैं, बैकवर्ड के भी आते हैं लोग, अन्य लोग भी आते हैं। इनके अधिकारों का हनन हो रहा था। माननीय मोदी जी ने देखा कि महिला, मुस्लिम महिला है, 4 बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके बाद जरा सी कोई बात हुई, 3 तलाक, उन्होंने तलाक सर, करके। मैंने आपसे ओबीसी को लेकर पूछा है, लेकिन आप 3 तलाक पर चले गए, 370 पर चले गए। आप ये बताइए ना कि ओबीसी के लिए क्या किया है। नहीं, ओबीसी के लिए भी राम हमने मंदिर बताया। ट्रस्ट में कितने ओबीसी रखे गए, आप मुझे ये बता दीजिए। ओबीसी के लिए क्या किया आपने, आप मुझे ये बताइए, सिर्फ जवाब इतना दीजिए। देखिए, अनुपात के अनुसार जो भी मानक है उसके अनुसार रखे गए हैं। मानक के अतिरिक्त तो कोई नहीं रखा गया। और ये अन्य सरकारों की नहीं कि जैसे वर्ग विशेष की ही कोई भर्तियां निकलती थी, केवल वर्ग विशेष के लोगों को रखा जाता था। बैकवर्ड के निकले तो केवल इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद एक वर्ग विशेष के लिए
अन्य जो बैकवर्ड है जो बातें कर रहे हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी जैसे बड़े नामों को जगह नहीं दी गई राम मंदिर ट्रस्ट में। अरे कल्याण सिंह जी जगह उनको भी मिलेगी, उनका सम्मान है। अब वो कब मिलेगी ये? अब जब चुनाव याद आ रहे हैं तो शायद आपको ओबीसी याद आ रही है। नहीं ऐसा नहीं है, ओबीसी हम लोगों को सदैव याद आया है। ऐसा नहीं कि अब चुनाव के ही समय याद आया है। चलिए शशांक जी की ओर रुक कर रही हूँ, शायद शशांक जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। शशांक जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, पहले ये बताइए मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अभी आ रही है आपकी आवाज, लेकिन मैं चाहूंगी कि आरएल वर्मा जी की बातों का जवाब दें। उनका कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास, और ओबीसी के लिए भी बीजेपी ने सब कुछ किया है, और जो भी किया है वो बीजेपी ने ही किया है। ना तो वो एमबीबीएस वाली बात मान रहे हैं, ना ही राम मंदिर ट्रस्ट वाली बात मान रहे हैं। डाल देते हैं। नहीं, ये तो मैं सत्य की बात कह रहा हूँ। राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को लायक नहीं समझा गया, जबकि मरने वाले था ओबीसी से पहले। और दूसरी बात यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो कहा है वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है कि 27,000 एमबीबीएस की सीटें जो पिछड़ा वर्ग को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तीसरी बात पिछड़ा वर्ग के लिए मैं कह रहा हूँ 9 लाख ओबीसी के छात्रों को शुल्क पूर्ति नहीं हुई है। चौथी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अनुप्रिया पटेल का भाषण पढ़ लें, पार्लियामेंट में जो उन्होंने दिया जब तक वो मिनिस्टर नहीं बनाई गई थी, लगातार वो बोल रही थी कि ओबीसी के साथ हस्तक्षेप हो रहा है। पांचवी बात मैं ये कह रहा हूँ केशव प्रसाद मौर्य की उठा के जो है डिप्टी खुद के जो है एक की गई थी, और उसके बाद वो काफी दिन तक खड़े रहे अपने कोप भवन में, फिर उनको बुलाया गया। अगर उसके बाद भी और तथ्य चाहिए, नए तथ्य अगर आपको चाहिए बैकवर्ड के लिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे ये भी बता दें मेरे साथी दोनों भाजपा के समर्थक कह लीजिए, जसवंत जी इसका जवाब दीजिएगा। मैंने एक मेरा आखिरी सवाल, मैडम एक आखिरी सवाल तो रह गया। बिल्कुल शशांक जी इसीलिए बोल रही हूं। चीफ मिनिस्टर की सूची है उसमें कौन सा ओबीसी इफेक्टिव ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, मुझे वो बता दें मेरे साथी। जसवंत जी आपको जवाब देना चाहिए आई थिंक शशांक जी की बातों का। बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं। ओबीसी कमीशन देश की सरकार ने किया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरी बात ओबीसी का आरक्षण व्यवस्था को लाभ मिलना चाहिए। दूसरी बात किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ईमानदारी के साथ की प्रक्रिया है, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, और एक भी जगह पर कहीं भ्रष्टाचार का नाम निशान नहीं है। इनके समय में करके आयोग जो चयन आयोग थे वो बिल्कुल केवल रूप में काम करते थे। आज ओबीसी को अगर सम्मान देने का काम किया गया, ओबीसी के अधिकार का संरक्षण करने का काम किया जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज ओबीसी दूर नहीं है, 2022 प्रदेश की जनता तैयार है। जो हालत इनकी थी उससे जुड़े की जनता पार्टी पिछली बार 325 से इस बार 336। चलिए अब ये देखना होगा कि अगर ओबीसी को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है तो क्या ओबीसी उद्धार करेगा बीजेपी की। और जहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब ओबीसी भी साथ नहीं देगा बीजेपी का, क्योंकि कहीं न कहीं ओबीसी के सामने बीजेपी एक्सपोज हो गई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी 2022 में कि आखिर क्या ओबीसी का साथ बीजेपी को मिलेगा और क्या उद्धार करेगी बीजेपी का ओबीसी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें अब ओबीसी को साधने में जुटी हुई है और ये सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 23 जुलाई को होने वाली है। आपको बता दें ओबीसी को साधने की कोशिश में कुर्मी समाज की बात करें, मौर्य समाज की बात करें, तो इन तमाम समाजों को साधने की कोशिश में बीजेपी अब जुट गई है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।